शिव क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी निर्दिष्ट समय अवधि में राजस्व और व्यय का अनुमान, यानी एक समय अवधि, ज़्यादातर ये माना जाता है 1 साल का, यानी 1 साल के भीतर राजस्व और व्यय का अनुमान, यानी कितना हम पैसा कमाए और कितना खर्च किए, इसका ब्यौरा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग बजट बनाते हैं कि कितना हमें महीने का इनकम है, कितना हमको खर्च करना है, तो ये हुआ एक व्यक्ति का बजट। उसी प्रकार एक देश का भी बजट होता है, जैसे भारत का भी एक बजट है कि साल भर में कितना हमें इनकम होगा और कितना हमें एक्सपेंडिचर होगा, कितना हमें पैसा आएगा और कितना पैसा खर्च होगा, इसका विवरण। तो उसे क्या कहते हैं? सरकार का बजट। इसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। यह अनुच्छेद 112 में विद्यमान है। ठीक है, अब आगे। सबसे पहला बजट कौन पेश किए थे? आर के सन्मुख चेट्टी। सर्वाधिक बार बजट को किन्होंने प्रस्तुत किया? मोरारजी देसाई ने। एक कॉन्सेप्ट आया जेंडर बजटिंग का। इसकी शुरुआत कब हुई? 2005-06 में हुई। इसका क्या उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बजट का ही एक हिस्सा होता है। ये जो क्या है, एक बजट का ही हिस्सा होता है, जो सामान्य बजट दिया जाता है उसका हिस्सा होता है, अलग से इसे नहीं प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है सरकारी नीतियों और वित्तीय आवंटन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना। अर्थात बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर खर्च किया करने का एक प्रावधान रखा जाए। लैंगिक समानता यानी पुरुष और महिलाओं के बीच जो रेशियो है उसको सही करने के लिए स्पेशल खर्च किया जाए। तो ये क्या कहलाता है? जेंडर बजटिंग। क्या कहलाता है? जेंडर बजटिंग। 1921 में, अगला टॉपिक है, 1921 में एक वर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। अर्थात 1921 से पहले क्या होता था कि एक ही बजट प्रस्तुत होता था, सामान्य बजट, जिसमें सारे बजट होते थे, रेल बजट भी। लेकिन एक वर्ष समिति 1921 में रिकमेंडेशन दी, सिफारिश की कि नहीं, रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाए। तो तब से क्या होता था कि सामान्य बजट अलग और रेल बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 2016 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट में पुनः विलय कर दिया गया। यानी 2016 के बाद से क्या हुआ कि रेल बजट और सामान्य बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत होता है, यानी एक मात्र रहेगा, उसका नाम क्या? सामान्य बजट। उसी में सब इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो एक छोटे मोटे टॉपिक थे, इसे कवर कर लिए, आगे देखते हैं। अब आते हैं बजट पर। बजट को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, राजस्व बजट और पूंजी बजट। राजस्व बजट को दो भागों में विभाजित किया जाता है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों को भी दो भागों में बांटा जाता है, गैर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। राजस्व व्यय को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय। ठीक है, उसी प्रकार पूंजी बजट को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय। और पूंजी व्यय को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, योजनागत पूंजी व्यय और गैर योजनागत पूंजी व्यय। तो ये तो एक चार्ट के माध्यम से आप समझ लिए, एक एक करके आगे हम सभी को समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्व प्राप्तियां से। तो जो भी आगे पढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, उसको क्लियर हो जाना है। अगर नहीं होगा तो आगे समझ में बात नहीं आएगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? संपत्ति, जिसे क्या कहा जाता है? एसेट्स। ठीक है, ये क्या है? वे संसाधन जिन पर आपका मालिकाना हक है, जिनसे भविष्य में आर्थिक लाभ मिलता है।
ठीक है, जैसे आपके पास नगद है, कैश है पड़ा हुआ घर में, तो क्या है, संपत्ति है। सोना है, संपत्ति है। भूमि है, संपत्ति है। मशीनरी है, संपत्ति है। कहीं निवेश किए हुए हैं जिससे पैसा आपको आ रहा है, वो क्या है, संपत्ति है। यानी जिस पर आपका मालिकाना हक है वो सब क्या हो गया, संपत्ति, एसेट्स हो गया। और दूसरा क्या है, देयता, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लायबिलिटीज। ठीक है, यह क्या है, बाहरी व्यक्तियों या वित्तीय संस्थाओं के प्रति आपका वित्तीय दायित्व या कर्ज, यह आपके धन को कम करती है क्योंकि इसे चुकाना पड़ता है। अब इसे समझिए कि जैसे किसी से आप बैंक से लोन लिए, तो बैंक लोन आप किसी बाहरी वित्तीय संस्था से ही लोगे ना, आप कोई बैंक से लोगे, तो बैंक यहाँ क्या हो गया, वित्तीय संस्था हो गई। उससे आप पैसे लिए तो उसको चुकाना है ना, तो चुकाने में आपका पैसा खर्च होगा, इंटरेस्ट वगैरह चुकाने में, फिर बाकी सारी चीज़ें जो होती है मूलधन चुकाने में, उसमें खर्च होगा, तो उससे आपका धन कम होगा, स्वाभाविक है। तो वही है कि बैंक लोन, दूसरा है क्रेडिट कार्ड का बिल। अब क्रेडिट कार्ड में यही कहता है ना, अभी आप पेमेंट कर दो, आप 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद आप वापस हमें दे देना, तो उससे और उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगता है जो कमाती है। ठीक है, तो इससे भी क्या हो रहा है, आपका धन में कमी हो रहा है। और ये भी क्या है, आप पर लायबिलिटीज है, देयता है, आपने किसी से लिया था जो बाद में आपको देना है। उसी प्रकार वेतन वगैरह होता है, कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको आप पैसे दे रहे हो, तो ये खर्च हो रहा है आपका, आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटीज है, देयता है कि आप उसे चुकाओगे। तो दो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से समझ लो क्योंकि इसी टर्म का आगे यूज होगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि संपत्ति किसे कहते हैं और देयता किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये संपत्ति है, ये देयता है। अब आगे देखते हैं, इसी के आधार पर राजस्व प्राप्तियां, हमने देखा था राजस्व बजट को दो भागों में विभाजित किया गया था, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। अब इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। राजस्व प्राप्तियां क्या है, कि न तो संपत्ति में कमी होगी और ना ही देयता में वृद्धि होगी, यानी संपत्ति ना कमेगा इससे, राजस्व प्राप्तियां से, और ना ही लायबिलिटीज बढ़ेगी। ठीक है, यानी दोनों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे क्या हो रहा है, इसमें दो भागों में राजस्व प्राप्तियों को भी बांटा गया, राजस्व प्राप्तियों को कर में और गैर कर में। तो कर राजस्व में क्या क्या आता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, निगम कर हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब क्या है, कर राजस्व, ये सब प्राप्तियां, यानी सरकार के पास इनकम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। और दूसरा है गैर कर राजस्व, तो क्या है, सरकारी निवेशों पर लाभांश, अगर सरकार कहीं इन्वेस्ट की है तो उस पर कुछ पैसे आ रहे हैं, तो वो वाला। चालान वगैरह किसी का कट जाता है गाड़ी वगैरह का, उससे आया हुआ पैसा। रेल का टिकट बिकता है, उससे आया हुआ पैसा। जुर्माना वगैरह लगाया जाता है, उससे आया हुआ पैसा। ये सब क्या है, गैर कर राजस्व। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां क्या थी, कि जिससे न तो संपत्ति में कमी होगी और न देयता में वृद्धि होगी। राजस्व प्राप्तियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व में क्या है, आयकर और निगम कर, जीएसटी आदि हैं। और गैर कर राजस्व में क्या है, सरकारी विनिवेश पर लाभांश, चालान, रेल टिकट, जुर्माना आदि। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं राजस्व व्यय। पीछे देखे थे ना हम लोगों ने, एक राजस्व प्राप्तियां थी और दूसरा राजस्व व्यय था। तो अगला देखते हैं राजस्व व्यय। राजस्व क्या है, इनसे न तो कोई संपत्ति बनती है, संपत्ति बनेगी नहीं, और देयता कम नहीं होगी, ना ही देयता कम होगी। ठीक है, यह दैनिक कार्यों, नियमित संचालन और सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये डेली जो काम है आपका वो कैसे होगा, तो इसके माध्यम से होगा, राजस्व व्यय के माध्यम से होगा। ठीक है, इसमें क्या था, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय में क्या आएगा, अनुदान और वित्तीय परिसंपत्तियां आदि, ये सब आएगा योजनागत व्यय में।
जैसे अनुदान को क्या कहते हैं, सब्सिडी वगैरह जो देता है वो, ये सब क्या है, योजनागत व्यय है। और गैर योजनागत व्यय में जैसे कि वेतन आपको देना है, पेंशन देना है, तो ये सब गैर योजनागत व्यय है। ठीक है, तो ये समझ लिया हम लोगों ने राजस्व बजट को, कि राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं और राजस्व व्यय किसे कहते हैं, और योजनागत और गैर योजनागत राजस्व व्यय क्या है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे क्या देखेंगे, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, परिसंपत्ति घटेगी, यानी एसेट्स घटेगी, और देयता बढ़ेगी। कैसे, आप किसी से लोन लिए हैं तो स्वाभाविक है क्या है, आपको देयता लायबिलिटी उसे लौटाना है ना, तो देयता बढ़ेगी। और विनिवेश वगैरह किए, जैसे विनिवेश है, विनिवेश क्या होता है कि मानो किसी कंपनी में सरकार का 30% शेयर है, अब सरकार चाह रही है कि 10% उसमें से बेच दें और उससे कुछ पैसे हम प्राप्त करें। तो जो 10% वो बेचेगी उस कंपनी में, जो हिस्सा है सरकार, वो क्या कहलाएगी, विनिवेश। उससे अगर मान लो 10,000 करोड़ आया है, तो 10,000 करोड़ किससे आया है, विनिवेश के माध्यम से आया है। यानी सरकार किसी चीज में अपना हिस्सा बेची है, उसे क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। तो इससे भी परिसंपत्ति घट रही है, आप पहले 30% के मालिक थे, अब 20% के ही मालिक हैं। ठीक है, तो ये सब सब क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं। अब पूंजीगत व्यय क्या है, परिसंपत्ति बढ़ेगी और देयता घटेगी। कैसे, अब लोन देना, किसी को लोन आप दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है उससे इंटरेस्ट वगैरह आप कमाएंगे, तो इससे आपका इनकम बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगा, पैसा इनकम होगा, ब्याज आएगा तो बढ़ेगा। और देयता घटेगी, अब ऋण का भुगतान वगैरह कर दिए हैं, किसी से लिए थे ऋण, आपने दे दिया है, तो लाइबिलिटीज घटा है आपका। आप संरचना, आप सड़क का निर्माण कर रहे हैं, अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं, स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, ये सब सब क्या है, पूंजीगत व्यय क्या, ये है कार्यक्रम। अगर सड़क आपने बनाया, अस्पताल आपने बनाया, स्कूल आपने बनाया, तो ये सब से क्या है, परिश्रम, एक तरह से एसेट्स आपका, ये क्या इन्वेस्टमेंट आपने किया है, तो इससे क्या रहा है, आपका परिसंपत्ति बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सब सब क्या है, पूंजीगत व्यय है। यहाँ एक चीज ध्यान देने का है कि जो ऋण होता है उसका मूलधन पूंजीगत व्यय में आता है, और ब्याज क्या है, राजस्व व्यय में आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके बाद हम लोग आगे टैक्सेशन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है।